49 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। हमारे तमाम संवाददाता हर जगह पर मौजूद हैं। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, सब जगह पर मौजूद हैं। पटना में भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक सिंघल जहां पटना में मौजूद है, वहीं पर एक लिहाज से कहें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 5 सितारा होटल में एक लिहाज से बीजेपी का वो रूम बनाया है जहां से पूरे बिहार पर नज़र रखी जा रही है, कैसे चुनाव लड़ा जाए, स्ट्रेटजी क्या हो। हर नेता आता है, जानकारी देता है। क्या ये माना जाए कि डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर जो मोदी चले दिल्ली से, अब वहां पर वो मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि आखिरी रैली में आखिरी बयान भी बीफ पर ही आ गया। बिल्कुल प्रसून, ये बात सही है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन आते आते गाली गलौज की जो बात की जाती है, चाहे वो बीफ का मुद्दा हो, बीजेपी की कोशिश यही थी प्रसून कि ये चुनाव लालू वर्सेस मोदी हो, ना कि नीतीश। और बीजेपी उसी दिशा में चुनाव को ले जाने की कोशिश करी है, क्योंकि नीतीश की इमेज लालू के कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक थी, तो बीजेपी उस मुद्दे को उसी हिसाब से ले जा रही है। और बीफ का मुद्दा जैसे ही लालू की जुबान से निकला और बीजेपी ने इसको गूंच लिया, और उसके बाद उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। हर रैली में लालू के बयानों पे ही अटैक कर रही है बीजेपी, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी हो। तो बीजेपी की कोशिश यही थी, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, कि लालू वर्सेस ये चुनाव बनाया जाए, और बीफ का मुद्दा इसीलिए बीजेपी लगातार आगे बढ़ा रही है। ब्रजेश, आप जहां पर है वहां पर तारापुर, मुंगेर, जमालपुर जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में रहा है ब्रजेश हमेशा से। लेकिन ये जो जातीय समीकरण का जिक्र जो बार बार हो रहा है और पूरे चुनाव में हो रहा है, जहां तक हमें याद है पिछले चुनाव में जब हम मुंगेर पहुंचे थे तो वहां पर नीतीश की रैली में जंगल राज का ही जिक्र किया जाता था, बहुत तीखा निशाना लालू यादव पर मारा जाता था। कोई परिवर्तन इस दिशा में इतना बड़ा आ गया, ऊपरी नेता के तौर पर भी आ गया। आपने क्या देखा नीचे कैडर के स्तर पर, या जनता दल यूनाइटेड का कैडर हो और दूसरी तरफ आरजेडी का कैडर हो, इस कैडर के बीच में भी एक तारतम्यता लौट आई है? प्रसून, जिस वक्त मैं जहां पे हूं चकाई विधानसभा क्षेत्र और उसके पास है जमुई, यहां के सांसद चिराग पासवान हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां एनडीए की सबसे बड़ी लड़ाई खुद एनडीए से है, ना कि महागठबंधन से। आपको याद होगा जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच एक तरह से खुला युद्ध चालू हो गया था, और दोनों पक्ष इस बात पे अड़े हुए थे कि चकाई और जमुई पे केवल रामविलास पासवान और उनकी लोजप पार्टी लड़ेगी, और वो किसी भी सूरत पे उनकी पार्टी छोड़कर गए जीतन राम मांझी को ज्वाइन किए नरेंद्र सिंह को नहीं देंगे। और ये मसला इतना बढ़ गया था कि जीतन राम मांझी ने ये कह दिया था कि वो जितनी भी सीट है जिसपे रामविलास पासवान चुनाव लड़ेंगे वहां पर वो एक पैरेलल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो इस लिहाज से ये सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना होगा, क्योंकि यहां पर भी नरेंद्र सिंह का बेटा अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहा है, और ये एनडीए की आपसी भीतरघात मुझे लगता है कि महागठबंधन को खासा फायदा पहुंचा सकती है। नहीं तो इसका मतलब है जमुई में रामविलास पासवान की पार्टी का तो कैडर है, संगठन है। हम का कैडर या कहें जीतन राम मांझी के कैडर, हमने जैसे खगड़िया में उनके कैंडिडेट को दिया गया है, सीट दी गई, वहां पर हमने कोई देखा नहीं कि कोई संगठन है उनके पास। तो क्या ये माना जाए कि ये टकराव जो है मांझी और पासवान का, ये टकराव परिणाम पे भी असर डालेगा, वोटिंग पे भी असर डालेगा, या ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिर्फ एक नजर आया था टकराव राजनीतिक तौर पर दिल्ली में? नहीं प्रसून, जितने दोनों पक्षों के जो बड़े नेताओं थे जिनसे हमारी बात हो रही थी दिल्ली में, जब वो सारे लोग दिल्ली में बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी काफी डिले कर रही थी टिकट के बंटवारे को लेके, तो दोनों पक्ष में एकदम साफ था। हमें चिराग पासवान ने डायरेक्टली कई बार बोला कि किसी भी सूरत में चकाई और जमुई के सीट पर हम कैसे भी कुछ भी हो जाए समझौता नहीं करेंगे, और जो तलखी थी वो दोनों पक्ष में देखी जा रही थी। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि नरेंद्र सिंह, जिसके भाजपा ने अपने तरफ से एक टिकट जमुई में दिया, उसको जब चकाई के देने की बात आई तो भाजपा ने साफ कर दिया कि एक ही सीट पे हम लोजप को टिकट दे सकते हैं। तो इनको लेके दोनों साइड से काफी मनमुटाव है, और जिस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि ये इलेक्शन विल गो टू द वायर, उसमें कुछ हजार वोट काफी मायने रखते हैं। और यदि किसी भी पक्ष ने, जैसे नरेंद्र सिंह का बेटा यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है और उसने 2-4 हजार वोट भी इधर उधर किए, तो ये परिणाम पे खासा प्रभाव डाल सकता है। प्रसून, वोट पावर सुजीत लालू के पास है, एक लिहाज से माना जाए कि जिस लिहाज से वो हैं नीतीश की तुलना में तो कहीं ज्यादा वोट पावर उनके पास है। लेकिन
निचले स्तर पर जो टकराव था, चाहे वो कुर्मी कोयरी का हम लोग जिक्र करें, दूसरी तरफ यादव का जिक्र करें, जो जातीय टकराव की बात हो रही थी पिछले चुनाव में, इस चुनाव में क्या आपको लग रहा है वाकई गलबैयां डाल के लोग एक साथ निकल रहे हैं, या एक सबके जहन में एक स्ट्रक्चर बड़ा साफ है कि इस बार वोट कम से कम महागठबंधन में सब मिलकर दे दें, या कोई टकराव है जातीय तौर पर भीतर में, निचले स्तर पर? सुजित, देखिए प्रसून, कोशिश तो यही हो रही है प्रसून जी कि एक साथ मिलकर वोट डालें, जो पिछड़ों की बात हो रही है। लेकिन आप 90 की बात चर्चा अगर करते हैं तो 90 में जो स्थिति थी, अगड़ा पिछड़ा की जो स्थिति थी, वो स्थिति आज के दिन में वो नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पिछड़ों में भी बहुत सारे नेता जो बीजेपी की तरफ हैं और जो एनडीए की तरफ हैं, तो वो एक चीज़ उसका ध्यान रखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि जो ये गठबंधन है, गठबंधन में जो लालू प्रसाद यादव ने जो अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की, इसके पीछे मंशा भी यही है। और निश्चित तौर पर जहां मैं खड़ा हूं, समस्तीपुर में आप देखिए तो ये यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्र पर जेडीयू और आरजेडी का कब्जा है। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का जीता हुआ है, जो कि पिछले गठबंधन जो कि जेडीयू के साथ था। तो ये एक समझना होगा कि पूरा गढ़ है ये इलाका, और यहाँ 27% यादव हैं इस जिले में, 12% मुस्लिम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लालू यादव के साथ सारे के सारे यादव हैं तो निश्चित तौर पर ये इनका पलड़ा भारी है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेता जो यादव नेता हैं वो बीजेपी के पक्ष के साथ भी हैं, अन्य पार्टियों के जो कि एनडीए के साथ है उनके साथ भी है। तो ये एक चीज़ देखना होगा, इसको आंकने की जरूरत है, क्योंकि समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है प्रसून जी। हम पिछले 17 साल तक जो समीकरण पर चलते रहे उसमें काफ़ी कुछ उलटफेर हो गया है, काफ़ी जोड़ घटाव हो गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पिछड़े उनके साथ हैं, और पूरा अगड़ा तो खैर मान के चल सकते हैं कि अगड़ा एनडीए के साथ है। तो ये एक अगड़ा और मुस्लिम के बारे में कोई किसी को भी ये नहीं है, लेकिन पिछड़ा में ये कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पिछड़ों को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। क्या जावेद साहब, आप जब यात्रा कर रहे थे और जिन 5 जिलों में आप भी घूम कर आए, उसमें एक सवाल हर जहन में था, क्या इस बार गोलबंदी जो वोटरों की हो रही है या लामबंदी आपस में जो मुलाकात हो रही है वो इतनी शार्प है, जो नजर आ रहा है भाषणों में तीखापन, वो क्या वोटिंग के तौर पर भी नजर आ सकता है? देखिए, जैसे सुजीत जी कह रहे थे कि ये 90 वाली बात तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है। किसी भी चुनाव में 100% कोई किसी जाति किसी कम्युनिटी का नहीं देता वोट। न यादव 100% लालू को वोट देगा, न 100% ब्राह्मण नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कहने पर वोट देगा, न मुस्लिम वोट देगा। लेकिन ज़्यादातर चाहे मुस्लिम हों या यादव हों या जो नीतीश कुमार जिन वोटों को प्रभावित करते हैं, ज़्यादातर वो वोट महागठबंधन को जाएगा। संजय जी, आप सीएसडीएस ने जो एक एनालिसिस किया था लोकसभा चुनाव के दौरान और अब जो एनालिसिस है उसमें हम एक बड़ा अंतर बिहार को लेकर देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी या बीजेपी जिस रूप में मौजूद थी और अब जो मौजूद है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है, शिफ्ट एक नज़र आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज में डाइवर्ट किया गया है कि आप मान रहे हैं कि वोट बंट रहे हैं। ये सही है क्या, या हो सकता है ऐसा? नहीं, हमारा ऐसा नहीं मानना है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप वोटरों 2014 की तुलना में 2014 की तुलना में जो एनडीए गठबंधन को 39% वोट थे, हमारे अनुमान से वो वोट बढ़ रहा है। हम कास्ट के लिहाज से भी जिस तरह से अपर कास्ट के वोटर गोलबंद हुए थे एनडीए के पक्ष में 2014 में, बिल्कुल उसी तरह का माहौल अभी हमें दिखाई पड़ता है। थोड़ा अंतर लोअर ओबीसी, जिसको हम अत्यंत पिछड़ी जातियों के कहते हैं, उनमें थोड़ा ढीलापन दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है जितना गोलबंद वो का जो पूरा आंकड़ा है जो लालू यादव के पक्ष में गया, परसेंटेज ऑफ वोट के लिहाज से जो नीतीश के पक्ष में गया, जो कांग्रेस के, ये मैथमेटिक्स नहीं है। इस बार उस मैथमेटिक्स को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उस मैथमेटिक्स को बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सुजीत जी की बात से सहमत हूँ। जिस तरह से गोलबंदी अपर कास्ट की बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है, उस तरह से गोलबंदी न तो यादवों में दिखाई पड़ती है न कुर्मियों में दिखाई पड़ती है। यादवों का वोट तो साफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा हमारा अनुमान है। लगभग आप इसको
लगभग MY समीकरण माना गया, उसके मद्देनजर उसमें यादवों का वोट बहुत ढीला पड़ रहा है। इवन मुस्लिम मतदाताओं का भी वोट, जो उनके जो लोअर तबका, जो बिल्कुल गरीब तबका मुस्लिम मतदाता है, मुझे लगता है उनमें भी कुछ बिखराव दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये सब चीजें हमें चुनाव के बाद दिखाई आ रहे हैं। नवादा में चूंकि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जरा मौजूद, हम जरा सा उनकी राय ले लें। चूंकि रोहित, नवादा एक लिहाज से कह सकते हैं कि मुस्लिम, यादव, इन सब बड़ा सेंसिटिव है इस मामले में। क्या वोटरों के जहन में गठबंधन को लेकर कोई सवाल है और कैंडिडेट मैटर कर रहा है, या क्या देख पा रहे हैं आप कि कहीं कुछ शिफ्ट है, एक साथ एक मुश्त वोट कहीं नहीं जाएंगे, बिखरे हुए हैं? देखिए प्रसून जी, अगर महागठबंधन की बात करें तो मुस्लिम वोट जो लगभग करीब 14 से 15% होता है, वो कहीं बिखरने वाला नहीं है। वो तो या तो आरजेडी को वोट करेगा, या जेडीयू को वोट करेगा, या फिर कांग्रेस को वोट करेगा। वो वोट कहीं आपके नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ जो मेन वोट है वो यादवों का वोट है, जिसको बांटने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि यही एक वोट बैंक है जो थोड़ा सा जहाँ पे टूट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2010 में जो है वो राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी राघोपुर से, जो कि यादव बेल्ट है। 2014 में देखें तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव हार गई थी, जो वो भी एक यादव बहुल इलाका है। तो इसीलिए ये एक ऐसा जो कम्युनिटी है 14-15% वोट बैंक यादवों की, जिस पर नजर रहेगी बीजेपी की, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और लालू प्रसाद इसको बेहतर जानते हैं कि यादव अगर टूटेगा तो फिर तो बीजेपी की यहाँ पे चांदी हो सकती है। इसीलिए वो बार बार यादव को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बयानों से वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई जंगल राज कह रहा है, यानी कि यादवों को जंगली कह रहा है, या यदि कोई गौमांस खाने वाला कह रहा है तो यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो कोशिश यहाँ लालू की यही है। वो जानते हैं कि यादव एकजुट नहीं है, तो उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए ताकि वोट बिखरे नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं जाए, ये उनकी बड़ी कोशिश है। जरा सा उर्मिलेश जी, कितना असर पड़ेगा ये सारी बातें जो कही जा रही है? देखिए, शुरू में ऐसा लगा कि ये चुनाव जो केंद्र में सरकार है उसके विकास मॉडल और नीतीश कुमार जिस विकास मॉडल को पैरवी जिसकी करते हैं, उसके बीच एक बड़ी जंग होगी, जिसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास का नारा वो लोग बुलंद करेंगे और यहाँ अपने ढंग के विकास का ये इतनी जल्दी ये डिरेल हो गया। और देखिए, इसको डिरेल करने में, इस लड़ाई को, तो ये आप कैसे कह रहे हैं डिरेल हो गया? नहीं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए डिरेल हुआ कि अगर आप अभी तक का डिस्कोर्स पूरा चुनाव का, बिहार चुनाव का देखें, बिहार एक बहुत ही वाइब्रेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहा है हमेशा से हर चुनाव में। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने आज तक नहीं देखा, बिहार के कम से कम 7-8 इलेक्शन मैंने कवर किए होंगे, लोकसभा और विधानसभा बाई इलेक्शंस, इतना कम्युनल सांप्रदायिक विद्वेष और इतना टकराव भरी भाषा, इतने टकराव भरे जुमले मैंने आज तक कभी नहीं देखे। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होता था, लेकिन ये नहीं देखिए अरुण रंजन जी, हमको लगता है आप भी जरा लीजिए, क्या ये माना जाए कि बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे देखिए बटा नहीं है समाज, और वोटिंग हुई नहीं है और कोई जीता नहीं है चुनाव, बावजूद इसके अगर उर्मिलेश जी को लग रहा है कि ये कॉम्युनल स्थिति में चीजें जा रही थी, तो ये कॉम्युनल स्थिति में जा रही थी नहीं, अगर कोशिश भी हो रही थी, क्योंकि बिहार में कभी रहा ही नहीं है ये स्थिति। देखिए मैं वही एक मिनट कंक्लूड कर लो, एक सेकेंड। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली मतदाता बिहार का बहुत समझदार है। वो इस तमाम तरह के जो जंजाल हैं, इसके बावजूद वो अपने मन का ही फैसला करेगा। ठीक कह रहे हैं, करेगा फैसला अपने मन का, लेकिन कोशिश तो डिरेल की गई। अब इसमें मीडिया भी दोषी है। मैं तो मानता हूं कि इसमें हमारे मीडिया नहीं, सब कोई दोषी है, लेकिन फिर मेरा वही कहना है, सभी नंगे हैं, सियासतदान दोषी हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी पार्टियां दोषी हैं, और मीडिया जिन इश्यूज उर्मिलेश जी को कॉम्युनल नजर आ रहा है। हमको लग रहा है कि मानसिक दिवालियापन है, हमको मानसिक दिवालियापन नेताओं का नजर आ रहा है, उन्हें कॉम्युनल नजर आ रहा है। बताइए। बिहार का मुसलमान हमेशा से मुख्य धारा का मुसलमान रहा है, जो मुख्य धारा है वहाँ चलती है, उसी के अंदर मुसलमान है, कोई आइसोलेटेड या उधर फेंका हुआ नहीं है। और माई का जो समीकरण लालू ने जोड़ा, उसको बहुत सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। कुछ नहीं था, दंगे होते थे और बीच की जातियां लड़ाई करती थी, मारती थी। लालू ने एक लाइन कहा यादवों से कि मारना नहीं है, बचाना है, और डीएम और एसपी को कहा कि अगर कहीं दंगा हुआ और उसमें मार काट हुआ तो तुम जिम्मेवार हो। माई का जो गुटका है, जो कॉइन है, वो ऐसे बना, एकदम सिंपली बना, और ये क्लिक कर गया। अभी क्या है देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये नहीं। बिहार का चुनाव बीजेपी ने फर्स्ट राउंड में मांझी के बूते और रामविलास जी के बूते ये बनाया कि एक तरफ पिछड़े लॉर्ड्स रहे लालू और नीतीश, दूसरी ओर अति पिछड़ा को लड़वाओ और फॉरवर्ड का फुल चंक से अपना खेल निकालो।
ये बिहार का चुनाव पिछड़ा नहीं, बिहार का उस इशू पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बीफ शब्द बिहार की राजनीति, क्योंकि अभी भी 4 चरण बाकी है। ये भी आया है कारण से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। शुरू में जात चला, विकास चला, फिर जात चला। जात पर्याप्त नहीं है तो उत्तर प्रदेश के कुछ घटनाओं का आयात करके अब ये टेस्ट किया जा रहा है कि ये कितना चलेगा। और लोकसभा के चुनाव में ये सारी चीजें एक साथ घाल मेल करके इसको उसका मुखौटा बना के उसको उसका मुखौटा बना के लाया। देखिए, आप भी एक बात कह रहे हैं, बार बार टेस्ट किया जा रहा है। क्या जावेद साहब, क्या बिहार का चुनाव टेस्ट करने के लिए हो गया? ऐसे इश्यूज को लेकर, इतने सेंसिटिव इश्यूज को लेकर टेस्ट किया जा रहा है जिसमें जीत हार तय होगी, तो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि पूरे भारत की राजनीति पर असर पड़ेगा। नहीं, मुझे इमीडिएट एम तो बिहार जीतना है, और बिहार किसी भी कीमत पे जीतना है। इतनी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया सबकी, देश के जो सबसे दिग्गज नेता हैं उनकी भी, और जो बिहार में जो अपने को जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए ये जो बार बार हो रहा है कि लिटमस टेस्ट की बात जिक्र जिसका हो रहा है, नहीं, कोई भी करेगा, किसी भी इशू को लेकर आएगा सामने में, हाँ, चाहे उसका जुड़ाव बिहार के बीफ का बिहार से क्या मतलब? यही हम आपसे कह रहे हैं, यही 55 से वहाँ बीफ, यही बात। तो ये इशू क्यों लाया गया? मतलब, और मेरी एक मिनट जावेद जी, बीफ पे तो प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया, दादरी पे बेचारे शर्मा गए बोलने से। लेकिन क्या वजह है? जावेद जी, एक मिनट, कुछ और भी चीज़ें हैं जो बात करने वाली हैं। वो ये है कि आप जो बार बार कह रहे हैं बीफ, आप कह रहे हैं कि जी अस्मिता आवाज़ दी। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा बिहार है जहाँ आज भी जो मेहतर है वो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, मुसहर है उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, डोम है वो उसके हाथ का पानी नहीं, वो बदन न छू जाए, ये आवाज़ दी आपने। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहती, सूखा पड़ा है इस साल और बिहार में सूखा पड़ता रहा है, और सब कौन सी पार्टी है जो खड़ी होकर मुखर होकर बोली है कि जो मजदूर है, खेती और मजदूर है, उनमें से 75% के पास ज़मीन नहीं है। और भूमि सुधार की बात या चकबंदी की बात किस पार्टी ने की? और एक और बात नलिनी जी, यही हम इसी बात पे, एक मिनट, जो आपने बड़ा मुद्दा उठाया, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा, इसलिए तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो जमीनी मुद्दे हैं उसको उस दिशा में कोई ना जाए, डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, ये मान लिया जाए। इस बार का चुनाव, हम सभी लोगों ने चुनाव देखा है, इस बार का चुनाव केंद्र के तरफ मुख किया हुआ है, केंद्र की तरफ देखा जा रहा है, केंद्र के द्वारा कंट्रोल जैसा लग रहा है, केंद्र के द्वारा अटैक जैसा लग रहा है, और इसलिए इसको बाहरी भीतरी और तो डाइवर्ट किया जा रहा है, इंटेंशनली डाइवर्ट किया जा रहा है। बार-बार नहीं, जिस पर ज्यादा अटैक करे वो जीतता है। इंदिरा गांधी पर अटैक हुआ था, वही जीत गई थी। नहीं, इसलिए ये एक अलग मसला है, लेकिन कारखाने बंद हैं, सूखा पड़ा है, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, मुश्किल में है, कुछ साधन ही नहीं है। एक नेता का भाषण वो एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो गया है। बिहार में साहब गुस्सा है लोगों को गुस्सा, इसीलिए इसका मतलब है, इसीलिए मुद्दों को उठाया जा रहा है। मेरा एक बेसिक सवाल है, विनम्रता पूर्वक मैं पूछ रहा हूं, मैं भी मीडिया का पार्ट हूं और कई वर्षों से हूं। आखिर भारत का मुख्य धारा मीडिया इसी तरह के नॉन इश्यूज को बड़े इशू के रूप में क्यों पेश कर रहा है? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उधर का मुख्यमंत्री बोल रहा है, आप क्यों सारी सत्ता क्यों नहीं उनकी बोलती? आप सुधार करिए। आप क्यों नहीं उन इश्यूज को प्रसून जी सेहत का सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? नहीं, शिक्षा का सही कह रहे हैं, सिंचाई का सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट देखिए, एक सेकंड, 89 के इलेक्शन में देख लीजिए, 91 के इलेक्शन में देख लीजिए, और आज भी मेरा यह मानना है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो बेसिक इश्यूज को टच कर रही हैं अपनी रिपोर्टिंग में, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा इसको बिल्कुल हाशिए पर से फील करता हूं। उर्मिलेश जी, पहली बात तो मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने अभी तक सबको जिता दिया है। महागठबंधन भी जीत रहा है, एनडीए भी जीत रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज दावा कर रहे हैं वैसे मीडिया भी। लेकिन इशू डाइवर्ट करने के लिए क्यों है? मैं नहीं, देखिए प्रसून जी, गुजराती थाली अगर कभी आपने खाई हुई, हम लोग घर में हम लोग कई बार चटनी पर बहस करने लगते हैं। देखिए, ये सब कौन से इलेक्शन है जिसमें इस तरह के इशूज नहीं आते हैं? हमेशा आते हैं। उनको सवाल इस बात का है, खुद उर्मिलेश जी ने कहा एक बात, हम लोग जब बहस करते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग यहाँ कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, हम लोग किसी और पायदान पर हैं, और जो वोटर है वो बहुत नीचे खड़ा है। प्लीज़ गलतफहमी मत पालिए। वोटर इस देश का आज से नहीं, बहुत पहले से, और मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, 71 में इंदिरा गांधी, किसी मीडिया ने प्रोजेक्ट नहीं किया था कि मधुलिमय, निजलिंगप्पा,
चंद्रभान गुप्ता, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई इलेक्शन हार जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, 1984 में मैं खुद एक अखबार का संपादन देख रहा था। मेरे रिपोर्टर गए बलिया में 7 दिन रहे, गांव-गांव घूमे। जो उनकी रिपोर्ट आई मैंने खुद छापी हुई थी। मैंने हेडिंग लगाई थी कि चंद्रशेखर लांघ जाएंगे 7 पहाड़। चंद्रशेखर चुनाव हार गए। हेमवती नंदन बहुगुणा इलाहाबाद से हार गए। किसी मीडिया ने चंद्रशेखर के हारने की फोरकास्ट नहीं किया था। लिख लीजिए, मीडिया फेल है। 84 हमने मान लिया मीडिया फेल। मैं मीडिया फेल नहीं कर रहा हूँ। हम बड़े सीरियस इस में आना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस बात का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, लालू, सारे मुख्य प्लेयर सर कौन से इश्यूज उठा रहे हैं? नलिनी जी जो कह रही हैं, देखिए, भुखमरी का जिक्र किया, 2014 के पहले से इस पूरे देश में हर विधानसभा में विकास एक डोमिनेंट फैक्टर रहा। पहली बार लालू एक उस अमोघ अस्त्र के को एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि रोटी ठीक है, सड़क ठीक है, लेकिन इज्जत के साथ सामाजिक न्याय का नारा जो दिया जा रहा है वो टेस्टिंग पॉइंट है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में कोई विकास सर हमको लगता है सबको 1 मिनट सबको बोलने दिया जाए। डेवलपमेंट लिमिटेड समय है, बड़ा लिमिटेड समय है। दूसरी बात हम इश्यूज हाँ इसीलिए इशू इसलिए उठाया है। प्रसून जी आप भी रिपोर्टिंग में गए, जावेद जी भी गए। सपना दिल्ली के लिए दिखाया गया था केंद्र सरकार का, वहां विकास का बिल्कुल फ्लॉप, उसमें कहीं कुछ हो नहीं पाया, इसलिए भी उस मुद्दे को भटकाया गया है। लेकिन आप मान रहे हैं कि जानबूझ के इश्यूज को भटकाया जा रहा है, नए नए शब्द बोले जा रहे हैं जी। आप बात करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं जोड़ूंगा, आप लोग तो जमीन में होके आए हैं, लोग तब भी स्थानीय मुद्दों पर महत्व देने वाले हैं। वो लोकल कैंडिडेट पर भी बहुत निर्भर करने वाला है। मैं अभी भी नहीं मानता कि कोई लहर हो जाएगी कि गोमांस का नाम ले लेंगे तो लहर आ जाएगी। तो है नहीं ना, अल्टरनेटिव उन्हीं में से है। यही मेरा कहना है कि लेकिन फिर भी उनमें से जो ठीक उनको दिखेगा, खाली मांस के आधार पर वोट नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं, खाली जाति के आधार पर वोट नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों एक ही जाति के लोग खड़े हैं। हम लौटेंगे। चर्चा इस सब के बीच भी लगातार गर्म कि मीडिया का रुख होता क्या है, मीडिया किस तरह रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन इस देश के भीतर प्रधानमंत्री है, उधर मुख्यमंत्री है, एक तरफ कहा जा रहा है सबसे सामाजिक न्याय के ताकतवर शख्स खड़े हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल क्या उन लोगों ने भी कर दिया इस दौर में और जमीनी मुद्दों को जानबूझकर छोड़ दिया? क्योंकि माहौल इस देश के भीतर ऐसा हो गया चला है राजनीतिक तौर पर कि सत्ता तभी आएगी। ये जो इश्यूज हैं, इस इश्यूज को अगर इंटेंसली उठाया गया, जिसका असर अगर जमीन पे नहीं पड़ रहा है, और नलिनी जी जो कह रही हैं कि जमीन के मुद्दे जानबूझ के हाशिए पर ढकेल दिए गए, किसी ने देखा नहीं, सबको सत्ता चाहिए, असर क्या पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए चुनाव में, उसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। चाहे गौमांस की बात हो, चाहे अगड़े पिछड़े की लड़ाई की बात हो। लेकिन ये मैं नहीं मानता प्रसून जी कि लोगों को इस बात का आभास नहीं होने लगा है कि कुछ जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, वो छूटते जा रहे हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, कल मैं बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच कह रहा था और इसी मुद्दे पे बिहार के चुनाव की बात कर रहा था, और मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में इन्हीं सब मुद्दों को उठाया जिसकी चर्चा हो रही है। उस चर्चा के ख़त्म होते ही बाद 5-7 स्टूडेंट जो सब बिहार के थे वो मेरे पास आए और उन्होंने उन्हीं मुद्दों के बारे में जिक्र किया, ज़मीन का मुद्दा, लैंड रिफॉर्म्स का मुद्दा। तो मुझे लगा कि बेचैनी है, ऐसा नहीं है बेचैनी नहीं है, अल्टरनेटिव या विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। उन्होंने मेरे से जवाब मांगा, मैंने कहा विकल्प नहीं है, लेकिन बेचैनी हो रही है। मुझे साफ दिखाई पड़ा बिहार में नहीं, ये जाके बेंगलोर में, ये अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ बेचैनी हम आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दरअसल जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि 49 सीटों पर जहाँ पर वोटिंग होनी है, ये आपकी स्क्रीन पर है कहाँ कहाँ होगी। समस्तीपुर की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, बेगूसराय की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसका हिस्सा भी चल रहा है, जैसे भागलपुर की 7 सीट, बांका की, खगड़िया की 4 सीट, भागलपुर की 7 सीट, बांका की 5 सीट है, मुंगेर की 5 सीट है, लखीसराय की 2 सीट है। ये पूरा इलाका जो है एक हिस्से में कहें तो झारखंड से लगा हुआ है। शेखपुरा की 2 सीट है, नवादा की 5 सीट है, जमुई की 4 सीट है। बांका में भाषण देते समय प्रधानमंत्री ने जिक्र किया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और कहा कि देखिए झारखंड 29वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया है। फिर बताया कि बिहार का वही नंबर है क्योंकि वहाँ पर वो झारखंड से सटा हुआ इलाका है। जाहिर है जब सीमांचल में चुनाव होंगे तो वहाँ पर कोई दूसरा मुद्दा हो चला होगा। क्या अरुण जी, हम आखिरी हिस्से में बड़ा छोटा छोटा कमेंट चाहेंगे।
विधानसभा के क्षेत्र और वोटर के मिजाज को देखकर कमेंट होने लगे हैं और उसी लहजे में भाषण होने लगे हैं जो लोगों से किसी रूप में जाति के तौर पर, जरूरत के तौर पर, समीकरण बनाने के तौर पर इस तरीके से स्थिति आ गई है। नहीं, देखिए, इसमें जैसे एक चीज़ अब बात हो रही है कि ये शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें अंदर में क्या है? शब्दों का इस्तेमाल ऐसा हो रहा है, चुनाव आयोग हर चुनाव के समय शस्त्र जब्ती की बात करता है एक कस्टम के रूप में कि आप अवैध हथियार जब्त कीजिए। इस बार का चुनाव में चुनाव आयोग को ये कहना पड़ रहा है जनता के दबाव में कि आप शब्द जब्त कीजिए, शस्त्र के जगह शब्द जब्त करने का नौबत आ गया है और ये एक भयानक स्थिति है। दूसरा कि आपने कहा कि मतलब जनता जो है, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी विकल्पहीनता के विकल्प हैं, विकल्पहीनता के, और उसी तरह से लालू और नीतीश भी विकल्पहीनता के विकल्प हैं, दोनों विकासवादी हैं। क्या विकल्प, आखिरी कमेंट, क्या वाकई विकल्प नहीं रहा इस चुनाव के जरिए, ये भी नजर आ रहा है? प्रसून जी देखिए, विकल्प बहुत छोटा सा नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए अभी आपने जो कहा विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। किसी भी तरह जीतना है, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से जीतना है। इस दिशा में बिहार चुनाव जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो जैसे कहते हैं जीवन मरण, डू और डाई का इलेक्शन है। और लेकिन ये कहना कि लोगों को विकल्प तो सामने है ही, ओके, कि भाई हम उर्मिलेश जी, क्या यही चाहते स्थिति हैं कि है? मोदी इसी दिशा में पूरा चुनाव जा रहा है, हर किसी भी हालत में जीतना है। जी, बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को बहुत खराब दिशा में ले जा रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि बिहार की जनता इसको सही दिशा में ले जाएगी। नलिनी जी, किसी भी हालत, किसी भी कीमत पे जीतना है, क्योंकि जनता की सेवा करनी है, क्योंकि जो सबसे गरीब और मजलूम और बिल्कुल गया गुजरा है, साधन ही ना, उसकी सेवा करनी है। तो सेवा करनी है तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले भूमि सुधार कर दे और एक और बात, दूसरी इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी इस पर ज्यादा। अरुण जी जो कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, हर कीमत पे जीतना है, चाहे बीफ के जरिए या जात के जरिए, जीतना जरूर। संजय जी एक आखिरी कमेंट चाह रहे हैं, क्या वाकई ये चुनाव, बिहार का चुनाव अगर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला है, इसीलिए हर हाल में जीतना है, इसलिए हर हाल में जीतना है, या दो विचारधाराओं की लड़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल, विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला है, इसीलिए हारना या जीतना। चर्चा खत्म कर रहे हैं ये बताते हुए, लग ऐसा रहा है कि वाकई बिहार कोई राज्य ना हो, जिसका जिक्र हम लोग बीच में कर रहे थे, और रंजन जी ने कहा आके कि लगता है कोई उपनिवेश है छोटा सा, वहां पर बाहर की ताकतें आएंगी, कब्जा कर लेंगी और अपने लिहाज से कहेंगी कि मेरे हिस्से में ये बिहार आ गया, उस लहजे में। यानी बिहार के भीतर का मर्म और दर्द इस दौर में उभर भी नहीं पाएगा। ये एक स्थिति इस चुनाव में आकर खड़ी जरूर होगा। इस तरह की चर्चा लगातार जारी रहेगी।